नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे विश्व के सारे पर्वतों के बारे में। यहाँ पर हम विश्व के पर्वतों का वर्गीकरण और पर्वत में कितने प्रकार के या उनके टाइप कितने हैं, किस किस प्रकार के पर्वत हमें कहां पर मिलते हैं, प्राचीन पर्वत कौन से हैं, वलित पर्वत कौन है, ब्लॉक माउंटेन्स कौन से हैं, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित कौन कौन से पर्वत है। और ये पूरे का पूरा जो आपका सेक्शन है ये मैपिंग पर बेस रहेगा। इसको कंप्लीट करने के लिए आप लोगों के पास ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस का होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस पूरे टॉपिक को ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के माध्यम से कंप्लीट कर लेते हैं तो कभी भी आपका माउंटेन्स का जो टॉपिक है वो गड़बड़ नहीं होगा। तो आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को साथ में रखिएगा और उसके साथ आप सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे मैपिंग बेस पर रहेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पर्वत का उदाहरण दीजिए। गिव एन एग्जांपल ऑफ द फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन, आल्प्स माउंटेन एंड अपलेशियन माउंटेन। तो साउथ अमेरिका में अगर हम जाएंगे, अगर साउथ अमेरिका में जाएंगे तो साउथ अमेरिका में आपको कौन कौन से पर्वत मिलेंगे? रॉकी, एंडीज, आल्प्स एंड अपलेशियन। देखो, इस पूरे पर्वतों के लिए आपको वर्ल्ड मैप पर फोकस करना होगा। बार बार आपको क्या करना होगा? वर्ल्ड मैप पर फोकस करना होगा। अब मैं बार बार आपके लिए वर्ल्ड मैप बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक बार मैं बता दे रहा हूं। बाकी के हम क्या करेंगे, अगली बार से केवल नाम मैं बताऊंगा कि कौन सा महाद्वीप कौन सी जगह पर स्थित है। केवल मैं आपको नाम बताऊंगा, लोकेशन आपको अपने एटलस में से देखना होगा। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका की सीमा के साथ जुड़ा हुआ यहां पर साउथ अमेरिका महाद्वीप है। इस साइड आप जाएंगे तो आपको यूरोप महाद्वीप मिल जाएगा पूरा, और यूरोप महाद्वीप की सीमा के साथ जुड़ा हुआ एशिया महाद्वीप यहां पर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से पूरे का पूरा महाद्वीप का सिस्टम आपको मिलता है, यूरोप और एशिया महाद्वीप। इसी महाद्वीप के नीचे जाएंगे, यहां पर दिया हुआ है अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका के नीचे यहां पर मिल जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया, और सबसे जो नीचे मिलेगा वो है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। तो इस तरीके से आपको पूरे के पूरे महाद्वीप याद होने चाहिए। अगर मैप से करोगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो यहां पर आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे क्या मिलेगा हमें? अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे नीचे देखने को मिलेगा। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से महाद्वीपों में कौन कौन से पर्वत हमें देखने को मिलते हैं। तो जितने भी हम ऑप्शंस यहां पर देख रहे हैं उनमें से कौन कौन से महाद्वीप आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहां पर अगर देखा जाए तो रॉकी माउंटेन्स जो दिया हुआ है ये कहां पर मिलता है? तो उत्तरी अमेरिका के इस पश्चिमी भाग में जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में यहां पर आपको रॉकी पर्वत मिल जाएगा, और दक्षिणी अमेरिका के इस भाग पर जाएंगे तो यहां पर आपको एंडीज माउंटेन मिल जाएगा। और कौन सा दिया हुआ? आल्प्स माउंटेन की बात करेंगे तो यूरोप महाद्वीप में यहां पर जाएंगे स्विट्जरलैंड के पास में, यहां पर आपको आल्प्स माउंटेन मिल जाएगा। और दिया हुआ अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन भी आपको यूएसए में नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पर आपको एप्लेशियन माउंटेन मिल जाएगा। उसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ में जाती है तो यहां पर आपको एटलस पर्वत मिल जाता है। तो यहां पर आपको एटलस पर्वत मिल जाएगा, एटलस। और ऑस्ट्रेलिया में इस साइड जाएंगे तो यहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिल जाती है, और यहीं पर भारत के ऊपर स्थित है हिमालय माउंटेन। तो ये मैंने जो एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं ये विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं, और ये पर्वत जो हैं ये सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं। इसमें केवल आप देखेंगे कि जो अपलेशियन पर्वत है ये आपका ओल्ड माउंटेन है, बाकी के सारे देखो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर भी वलित पर्वत मिलते हैं।
क्योंकि यहां पर दोनों प्लेटों का आपस में क्या हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। इंडो प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट के बीच में भी क्या है, वलित पर्वत मिलेंगे, क्योंकि यहां पर भी प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। तो जहां पर भी प्लेटों का अभिसरण होता है वहां पर हमें हमेशा वलित पर्वतों की स्थिति देखने को मिलती है, वहां पर हमेशा हमें क्या मिलेंगे, वलित पर्वत देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो रॉकी पर्वत है ये भी वलित पर्वत है, एंडीज भी वलित पर्वत है, आल्प्स पर्वत भी वलित पर्वत है। लेकिन जो अपलेशियन पर्वत है, जो यूएसए के पूर्वी तट पर नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, ये आपका एक ओल्ड रेजिड्यूल माउंटेन ही प्राचीन पर्वत का उदाहरण है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है मैपिंग के साथ। आप एटलस में जाएंगे तो सारे मैप आपको वहां पर दिखाई देंगे। अब क्वेश्चन क्या है, दक्षिणी अमेरिका में मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। तो दक्षिणी अमेरिका में जो मोड़दार पर्वत मिलेगा वो मिलेगा हमें एंडीज, और नॉर्थ अमेरिका में जो मिलेगा वो रॉकी है, और यूरोप में जो मिलेगा वो आल्प्स पर्वत है। और अपलेशियन पर्वत एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। और एंडीज पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी में शामिल होती है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो वो आपकी क्या मिलती है, एंडीज पर्वत आपको मिलता है। और इसी एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको यहां पर मिल जाएगी एकांकागुआ। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ मिल जाएगी, ठीक है। और रॉकी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एल्बर्ट आपको मिल जाता है, एल्बर्ट। और आल्प्स पर्वत की जो चोटी है वो माउंट ब्लांक मिलेगी। और अपलेशियन पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मिचेल मिलेगी। तो इस तरीके से आप इनकी पीक्स को भी याद रख सकते हैं। तो आपको देश, देखो पर्वतों से जब भी क्वेश्चन आता है, आपको देश किस देश में स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है, किस प्रकार का पर्वत है, और उसकी विशेषता या उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके माउंटेन से पूछे जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, इसकी हम आगे जाकर आपको पूरी की पूरी मैपिंग की सेशन लेकर आएंगे। तो उस मैपिंग सेशन के अंदर आपके जितने भी फिजिकल के पार्ट है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन्स रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन द ब्लैक एंड कैस्पियन सागर, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सागर। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बार यूरोप महाद्वीप को देखना होगा। आप जब यूरोप महाद्वीप का मैप देखेंगे तो यहां पर इस तरीके से आपको यूरोप कॉन्टिनेंट मिल जाएगा पूरे का पूरा। और इसी यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा हुआ है यहां पर आपका एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट। तो इस तरीके से ये दोनों कॉन्टिनेंट आपके साथ जुड़े हुए हैं, यूरोप एंड एशिया। अब यहां पर क्या है कि जो यूरोप है, यूरोप के इस साइड आपको एक सी मिलता है जिसको कहा जाता है ब्लैक सी। तो यहां पर क्या मिलेगा, एक ब्लैक सी मिलेगा। और इसी के इस साइड जाएंगे तो एक कैस्पियन सी आपको मिल जाएगा। तो ये काला सागर और कैस्पियन सागर दोनों मिलते हैं। और इन दोनों सागरों के बीच में, इन दोनों सागरों के बीच में जो स्थल भूमि है वो जुड़ी हुई है, ठीक है। तो दोनों सागरों के बीच में कुछ स्थल भूमि है, और इसी स्थल भूमि पर, उसी स्थल भूमि पर अगर आप मैप में जाकर देखोगे तो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में, ये यूरोप और एशिया के बीच में पड़ते हैं। तो यहाँ पर ऊपर यूरोप का हिस्सा है, इस साइड पूरे का पूरा एशिया का हिस्सा आ जाता है। एशिया यहीं पर खत्म नहीं होगा, एशिया आपका इस तरीके से आता है। तो यूरोप और एशिया के बीच में यहाँ पर जो एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है, तो वो आपको यूरोप और एशिया के बीच में अगर आप जाएंगे तो यूरोप और एशिया के बीच में आपको ये कैस्पियन सागर मिलेगा। मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, मैप से थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको। आप सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक सी है जिसको कहा जाता है ब्लैक सी, काला सागर, और यहां पर एक सी है जिसको कहा जाता है कैस्पियन सागर। तो ये दो सागर दिए हुए हैं, कैस्पियन सागर। काला सागर जो है ये यूरोप महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में है। मतलब इस सीमा से अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर एक बाउंड्री बनाई जाए, यहां से अगर एक बाउंड्री निर्धारित की जाए तो इस बाउंड्री से आपको क्या मिलता है, इस बाउंड्री के ऊपर आपको यूरोप महाद्वीप मिलता है, और इस बाउंड्री के नीचे आपको एशिया महाद्वीप मिलता है। अब क्या पूछा गया यहां से आपसे क्वेश्चन कि कौन सा पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। तो यहां पर अगर हम जाएंगे तो यहां पर भी क्या है, इस साइड एशिया है। तो
तो यहां पर एशिया और यूरोप के बीच में जो एक नेचुरल माउंटेन रेंज का निर्माण करता है, यहां पर जो एक नेचुरल माउंटेन रेंज बनती है यहां पर, तो इस नेचुरल माउंटेन रेंज को कहा जाता है यूराल पर्वत। तो यहां पर तो नेचुरल, तो यूरोप और एशिया के बीच में आप देखेंगे एक नेचुरल बाउंड्री मिलती है जिसको कहा जाता है यूराल पर्वत। उसी तरीके से एक नेचुरल बाउंड्री यहां पर मिलती है जिसको कॉकेशस पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? कॉकेशस पर्वत। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, तो ये कैस्पियन सी है, तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में जो मिलेगा वो आपको कॉकेशस पर्वत मिलेगा। तो इसका मतलब यहां पर जो आंसर आएगा वो कॉकेशस पर्वत आएगा। यूराल पर्वत जो है ये यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। ठीक है, और इसी की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलती है यहां पर, कॉकेशस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी मिलती है वो माउंट एल्ब्रुस करके मिलेगी। तो माउंट एल्ब्रस करके जो चोटी मिलेगी वो कॉकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हो गया? और कार्पेंथियन पर्वत की बात करेंगे तो ये भी यूरोप का जो बाल्कन वाला एरिया है, तो यूरोप का जो बाल्कन वाला एरिया है उसमें आपको मिल जाएगा। और बाल्कन पर्वत ये आपके बाल्कन में मिलता है। यूराल की पोजीशन हम देख चुके हैं, तो ये यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी हम पर्वतों को पढ़ेंगे तो ये पर्वतों के क्वेश्चन बिना मैपिंग से पॉसिबल नहीं होते हैं, तो इसलिए हर क्वेश्चंस की आपको मैपिंग क्लियर होना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन, तो निम्न में से कौन सा ओल्ड फोल्ड माउंटेन है? तो रॉकी, अरावली, एंडीज एंड हिमालय। तो रॉकी, अरावली, एंडीज एंड हिमालय। तो ओल्ड फोल्ड की बात करें तो ये होते हैं आपके प्राचीन वलित पर्वत, इनको कहा जाता है प्राचीन वलित पर्वत। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी चीज पर आते हैं कि कौन सा नवीन पर्वत है, कौन सा वलित पर्वत है। रॉकी के बारे में अभी हम पढ़ चुके थे कि ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है पश्चिमी तट पर, और ये एक न्यू फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है, तो ये तो नहीं आएगा। इसके बाद एंडीज की बात करेंगे तो ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड था, ये भी आपका न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो मिलती है वो आपको एंडीज मिलती है। और हिमालय आपका एशिया में स्थित है, और एशिया में स्पेशली इंडिया को आप याद रख सकते हैं। और ये भी आपका एक न्यू फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है, और ये आपका सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स में शामिल है। माउंट एवरेस्ट आपको इसी जगह पर मिलेगा। अरावली पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका एक ओल्ड रेजिड्यूल माउंटेन है। ठीक है, इसको ओल्ड फोल्डेड माउंटेन कह सकते हैं, और ऐसे माउंटेन को कई बार रेजिड्यूल ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन भी कहा जाता है, यानी कि प्राचीन अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। इनको क्या, प्राचीन अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। और ये कहां पर स्थित है? तो ये भारत में स्थित है। ये अरावली पर्वत कहां पर स्थित है? आपको भारत में। तो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अगर आप जाएंगे तो इस सीमा पर आपको अरावली पर्वत देखने को मिल जाएगा, जिसका विस्तार गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक है। तो गुजरात से स्टार्ट होता है, दिल्ली तक ये फैला हुआ है। राजस्थान का ये मुख्य विस्तार क्षेत्र मिलता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी हमें गुरु शिखर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आरपीएससी राजस्थान पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो देखो, सिर्फ आपको पर्वत पहचानने होते हैं। पर्वत पहचानने के साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि कौन सा पर्वत कहां पर स्थित है। तो माउंट किलिमंजारो, तो माउंट कौन सा पूछा? ज्वालामुखी नहीं है। तो माउंट किलिमंजारो कहां पर स्थित है? ये तंजानिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? तंजानिया में। और तंजानिया कहां पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में स्थित है। तंजानिया एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में स्थित है, और ये एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, ये क्या है? एक शांत ज्वालामुखी है, और शांत ज्वालामुखी होने के साथ साथ ये पूरे अफ्रीका में सबसे ऊंचा स्थान भी है। तो पूरे अफ्रीका में सबसे ऊंचा क्षेत्र भी आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखो, इसके बाद
फ्यूजियामा की बात करें तो ये जापान में स्थित है। माउंट मेयोन अभी मुझे क्लियर नहीं है, यहां पर इसको थोड़ा देखना आप लोग, मेयोन का क्लियर नहीं आ रहा है कि ये कहां पर स्थित है। सेरा निवेदा की अगर हम बात करेंगे तो सेरा निवेदा एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है जो कहां पर स्थित है, जो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित है। तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो सेरा निवेदा आएगा, जो क्या है, बस सेरा निवेदा को बहुत अच्छे से माइंड सेट कर लो, क्योंकि जो ब्लॉक माउंटेन मिलते हैं वो बहुत कम ही हमें पूरी पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं। तो आप थोड़ा सा सेरा निवेदा को टारगेट करना, क्योंकि पूरे नॉर्थ अमेरिका में एकमात्र जो ब्लॉक माउंटेन मिलता है वो हमें क्या मिलता है? सेरा निवेदा मिलता है। जब भी आपको कंफ्यूज करेगा वो सेरा निवेदा से करेगा, तो सेरा निवेदा को गांठ बांध लेना, 100% याद रखना, दिस इज अ ब्लॉक माउंटेन लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ यूएसए आएगा, यूएसए के पश्चिमी तट पर स्थित है। यूएसए के किस तट पर स्थित है? ये पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है? विच इज द ब्लॉक माउंटेन? तो आल्प्स माउंटेन तो हम जानते हैं कि ये एक न्यू फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल है, जो आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है, स्पेशली फ्रांस के आसपास मिल जाएगा, और स्विट्जरलैंड में स्पेशली इसको याद रख लेना, ठीक है। और अपलेशियन पर्वत हम जानते हैं ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, दिस इज अ ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, प्राचीन वलित पर्वत है, और ये यूएसए के ईस्ट में लोकेटेड है। यूराल पर्वत की अगर हम बात करेंगे, यूराल पर्वत भी आपके प्राचीन वलित पर्वतों में शामिल आता है। यह भी एक प्राचीन पर्वत है जो हम देख चुके थे, यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, ठीक है, ऐसे लंबाई में मिलेगा ये। अब हम बात करते हैं वॉसजेस पर्वत की। ये आपका फ्रांस में स्थित है। वॉसजेस कहां पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है, जो एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब ये कहां पर मिलते हैं इसको समझो जरा। तो कुछ ब्लॉक माउंटेन देखो फिक्स कर लो। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो ब्लॉक माउंटेन मिल रहा है वो कौन सा है? सेरा निवेदा। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन सा मिलेगा? सेरा निवेदा। और यूरोप के अंदर आपको क्या मिला? वॉसजेस माउंटेन। ये कहां पर मिलते हैं? अमेरिका में, यूरोप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी मिलती है जिसको राइन नदी के नाम से जाना जाता है। मैं नदियों का चैप्टर आपको अलग कराऊंगा। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? राइन नदी के नाम से जाना जाता है। ये राइन नदी भी नर्मदा नदी की तरह एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। तो इसमें जो भ्रंश घाटी मिलती है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो नर्मदा की भ्रंश घाटी है, जब हम नर्मदा भ्रंश को पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि भ्रंश हमेशा दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बनता है। तो नर्मदा के उत्तर में भी एक पर्वत श्रेणी है, नर्मदा के दक्षिण में भी एक पर्वत श्रेणी है। तो ये विंध्यन और सतपुड़ा, तो विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित एक भ्रंश घाटी है। और इसी नर्मदा के नीचे आपको ताप्ती नदी भी मिल जाती है, इसी के नीचे आपको ताप्ती का एरिया भी मिलता है। तो अभी आपको याद रखना है कि नर्मदा विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत के बीच में स्थित क्या है? एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। उसी प्रकार यहां पर अगर हम जाएंगे तो यहां पर भी आपको दो भ्रंश घाटियां देखने को मिलती, दो पर्वत मिलते हैं, और उन दोनों पर्वतों के बीच में आपको भ्रंश घाटी देखने को मिलती है। तो यहां पर जो मिलेगा वो आपको फ्रांस में मिलेगा, ये फ्रांस वाला पार्ट है। तो फ्रांस के अंदर आपको मिलेगा, इस पर्वत को कहा जाता है वॉसजेस माउंटेन। तो ये आपका वॉसजेस माउंटेन है, जो एक ब्लॉक माउंटेन हो जाएगा। और ये जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। तो फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पर जंगल नहीं है, इसका नाम ही ब्लैक फॉरेस्ट है, जो जर्मनी में स्थित है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो राइन भ्रंश घाटी है, तो राइन भ्रंश घाटी कहां पर स्थित है? दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस के वॉसजेस पर्वत, जो एक तरीके से दोनों ही क्या हैं? भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण। इनको होस्ट पर्वत के उदाहरण भी कहा जाता है। तो इसलिए आंसर जो आएगा वो हमारा वॉसजेस माउंटेन आ जाएगा, क्योंकि ये एक वलित या युवा पर्वत का उदाहरण नहीं बल्कि एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। Which of the following is not an example of young folded mountain? तो कौन सा यंग फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण नहीं है? तो अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों ही क्या है? आपके वलित पर्वत के उदाहरण हैं।
और न्यू वल्लित पर्वत है। अपलेशियन पर्वत क्या है, आपका एक प्राचीन पर्वत है और कई बार रिपीट कर चुके हैं कि ये यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित है, यूएसए के पूर्वी तट पर स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट मिचेल है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट मिचेल है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एंडीज पर्वत है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार। माउंट सेंट हेलेना विश्व के किस भाग में स्थित है? सेंट हेलेना, एक बार साउंड चेक कर लेना। तो माउंट सेंट हेलेना कहां पर स्थित है? माउंट सेंट हेलेना कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जावा, अंडमान सागर और एशियन सागर। ठीक है, ओके। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये कहां पर स्थित है? सेंट हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अंडोरा यूरोप का एक छोटा देश है, किस पर्वत पर स्थित है? देखो कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। अंडोरा एक बहुत ही छोटा देश है जो एक पर्वत पर स्थित है। सोचो कितने आश्चर्य की बात होती है कि एक पर्वत के ऊपर पूरे का पूरा देश बना हुआ है। ये कहां पर बना हुआ है उसको समझते हैं जरा। तो इसके लिए आपको यूरोप महाद्वीप का मैप देखना होगा। तो आपके पास अगर एटलस आप साथ में रखोगे तो एटलस की मदद से आप पढ़ सकते हो। तो यहां पर अगर आप जाओगे तो इस तरीके से आपको यूरोप महाद्वीप मिल जाएगा। तो इस यूरोप महाद्वीप में जाएंगे तो यहां पर एक कंट्री मिलेगी जिसको कहा जाता है फ्रांस, और यहां पर एक कंट्री मिलेगी जिसको कहा जाता है स्पेन। मैं नीचे लिख दे रहा हूं यहां पर पूरा स्पेन, और ये कंट्री कौन सी है? फ्रांस। तो यहां पर फ्रांस और स्पेन का बॉर्डर बनता है इन दोनों जगहों पर। तो इस जगह पर ही एक पर्वत स्थित है। तो इसी बॉर्डर पर एक पर्वत स्थित है जो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर स्थित है, और इसी पर्वत का जो नाम दिया गया है, तो देखें यहां पर क्या दिया हुआ है, पेरेनीज टाट्रा सेरा निवेदा। देखो सेरा निवेदा के बारे में देखो किस ऑप्शन को हम हटा सकते हैं। तो सेरा निवेदा आपको जो मिलेगा ये नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, और बता चुका हूं मैं कि ये एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। तो ये तो आंसर लगाना ही नहीं है। टाट्रा माउंटेन की बात करें, ये सब फ्रांस में ही स्थित हैं। ठीक है, जूरा माउंटेन भी आपको फ्रांस में मिल जाएगा। पिरेनीज पर्वत है जो, ये सब फ्रांस के अंदर मिलने वाले छोटे छोटे पर्वत हैं। यहाँ पर आप एटलस में देखना फ्रांस के अंदर जूरा माउंटेन, टाट्रा माउंटेन वगैरह ये सब मिल जाएंगे। तो बार बार विनती कर रहा हूं कि एटलस को साथ में रखो। जिस महाद्वीप को मैं ओपन करूं, जिस देश को ओपन करूं, उसी महाद्वीप को साथ में देखो, आपको 100% चीजें याद हो जाएंगी। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर, ये इतने ज्यादा टफ टॉपिक होते हैं कि कभी भी हम इनको याद नहीं कर सकते, लेकिन मैपिंग के साथ करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसी पर्वत को कहा जाता है पिरेनीज पर्वत। इसी को क्या कहा जाता है? पिरेनीज। तो पिरेनीज पर्वत कहां पर स्थित है? तो ये स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है, और इसी के ऊपर एक छोटा सा देश है जिसको कहा जाता है अंडोरा। तो अंडोरा जो एक छोटा सा देश है, आप एटलस में देखोगे आपको मिल जाएगा। तो इसी पिरेनीज पर्वत पर स्थित है आपका अंडोरा देश। तो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये गारंटी दे रहा हूं कि बिना मैपिंग के लाइफ में आप इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब माउंटेन्स आप पढ़ोगे तो माउंटेन के साथ कौन सा देश, कौन सी नदी, कौन सा द्वीप जुड़ा हुआ है, ये सब चीजें मैपिंग से ही पॉसिबल हो पाती हैं। तो अगर हम मैपिंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें तो हम इन चीजों को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। जितने भी लोग चाहते हैं कि हमें मैपिंग करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर हम मैपिंग पढ़ना चाहते हैं। जितने भी लोग कमेंट करके बताएंगे उसी हिसाब से हम मैपिंग करेंगे। अगर आपका मन नहीं है करने का तो हम लोग नहीं करेंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट आएगी तो हम मैपिंग को आगे जाकर स्टार्ट करेंगे। तो पिरेनीज पर्वत इसका आंसर आ जाएगा। बाकी हम देख चुके हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन्स वाज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ द ओशनिक एंड द कॉन्टिनेंटल प्लेट? तो यहां पर O+C वाला फॉर्मूला है। अब देखो प्लेट टेक्टोनिक के साथ जोड़ दिया गया इसको। तो यहां पर हम अगर समझें, देखो अपलेशियन पर्वत, तो पहली चीज क्या है, ये एक प्राचीन वलित प्राचीन पर्वत है।
तो इसका संबंध तो प्लेट टेक्टोनिक के साथ होगा नहीं। यूराल पर्वत का संबंध भी प्लेट टेक्टोनिक के साथ नहीं होगा, यह भी एक प्राचीन पर्वत में शामिल है। तो अब आंसर आएगा आल्प्स पर्वत या एंडीज पर्वत। अब आल्प्स पर्वत कहां पर है? तो अगर आल्प्स पर्वत की बात की जाए तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अब यूरोप महाद्वीप में स्थित है तो ये यहां पर यूरोप में स्थित होगा, और यूरोप के साथ जो यूरेशियन प्लेट जो है पूरी की पूरी, तो ये आपकी यूरेशियन प्लेट हो जाएगी। तो इस यूरेशियन प्लेट के साथ जो टकराएगी यहां से नीचे से, वो आपकी अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराएगी। और हम जानते हैं कि दोनों ही प्लेटें कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का उदाहरण है। तो यहां पर जो संचलन हो रहा है वो महाद्वीपीय और महाद्वीप का संचलन हो रहा है। तो यहां पर महाद्वीप और महाद्वीप का अभिसरण हो रहा है। तो ये आंसर हो सकता था, लेकिन यहां पर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट का अभिसरण है। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे नॉर्थ अमेरिका वाले केस में देखेंगे, तो आप जब देखोगे कि नॉर्थ अमेरिका के साथ ये मान लो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इस दिशा में गति करती है और आगे से आने वाली प्रशांत प्लेट के साथ टकराती है। और प्रशांत प्लेट का मार्जिन कैसा? ओशनिक है, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का मार्जिन कैसा? कॉन्टिनेंटल है। और यहां पर जो पर्वत बनेगा दोनों की टक्कर होने से, तो इन दोनों प्लेटों के टकराने से जो पर्वत बनता है वो कौन सा है? रॉकी पर्वत। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए? रॉकी पर्वत, जो प्रशांत प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के टकराने से बना। लेकिन रॉकी यहां पर ऑप्शन में नहीं दिया है, सेम पोजीशन आपकी नीचे आती है, इसको भी समझ लें। तो इसी नॉर्थ अमेरिका के सेम नीचे, थोड़ा सा कम पड़ जाएगा स्पेस, थोड़ा कम कर लेते हैं, तो इसी के नीचे यहां पर साउथ अमेरिका की स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो पोजीशन सेम है, बस यहां पर पर्वत का नाम बदल जाता है। यहां पर साउथ अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेट टकराएगी, नाम हो जाता है एंडीज। तो रॉकी और एंडीज में कोई भी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन एंडीज हमारे पास दिया हुआ है, तो हम आंसर क्या लगाएंगे? एंडीज पर्वत, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और जो साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। माउंट किलिमंजारो पर्वत कहां पर स्थित है? तो ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो माउंट किलिमंजारो कहां पर स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? तंजानिया में स्थित है। और तंजानिया कहां पर? ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग पर स्थित एक देश है। और तंजानिया के अंदर जो पर्वत है वो कौन सा है? किलिमंजारो। तो यहां पर क्या मिलेगा? किलिमंजारो पर्वत मिलेगा। और हम बता चुके हैं कि ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा या सबसे ऊंची चोटी भी कह सकते हैं, और जो एक ज्वालामुखी कैसा पर्वत है? जब चोटी में कोई ज्वालामुखी काउंट हो जाता है तो वो सामान्यतः शांत ज्वालामुखी का ही उदाहरण होता है। और इसी प्रकार एक पर्वत मिलेगा किलिमंजारो के बाद, केन्या, केन्या माउंटेन। तो केन्या माउंटेन भी अफ्रीका में है, और ये सेकंड नंबर पर हाईएस्ट पीक है, और ये केन्या देश में ही स्थित है। तो केन्या में स्थित है आपका माउंट केन्या, जो सेकंड नंबर पर हाईएस्ट पीक मिलती है। तो अभी आंसर जो आएगा हमारा वो तंजानिया हो जाएगा। तो किलिमंजारो माउंटेन लोकेटेड इन तंजानिया। पंचशीर घाटी कहां पर स्थित है? पंचशीर घाटी कहां पर स्थित है? जल्दी आंसर बताएंगे तो जल्दी बताएं, इसका एक दो आंसर आप लोग भी दे दें, जल्दी बताएं। पंचशीर घाटी कहां पर स्थित है? जल्दी आंसर दें, पंचशीर घाटी कहां पर स्थित है? जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान? जब पाकिस्तान तो ऑप्शन में नहीं है, तो अफगानिस्तान लगा सकते हो इसका आंसर। अगर पाकिस्तान होता तो उसी की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। तो पंचशील घाटी कहां पर है? अफगानिस्तान में स्थित है। छोटे क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया करो। इसके बाद दिया विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी श्रेणी होगी? तो अब तो अपना ही देश आ गया, तो इसका तो मैप बना सकते हैं प्यारा सा। तो यहां पर देखेंगे तो हिमालय माउंटेन की जो स्थिति है, ये सबसे नॉर्थ में हमें मिल जाता है। कौन सा पर्वत? तो हिमालय की पोजीशन सबसे नॉर्थ में आपको मिल जाएगी। उसके बाद दिया है पश्चिमी घाट। तो यहां पर आपको स्थिति मिलेगी किसकी? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट की। और इसके इस साइड जाएंगे तो स्थिति मिलेगी पूर्वी घाट की। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहां पर मिल ही रहे। अरावली पर्वत की बात करें तो इस पोजीशन पर आपको मिल जाएगा अरावली पर्वत।
तो अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी हो सकती है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला वो अरावली हो सकती है, और ये पर्वत श्रृंखला प्री कैम्ब्रियन काल की है। तो इसका निर्माण किस काल में हुआ था? पृथ्वी के प्रारंभिक काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। और सबसे जो नवीन संरचना मिलती है वो हमें क्या मिलती है? हिमालय। तो आंसर क्या लगा सकते हैं हम? अरावली पर्वत, जो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात से लेकर राजस्थान और दिल्ली तक है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर राजस्थान माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। इसके बाद कौन सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है? तो अभी देखो मैं बता चुका था कि एंडीज भी एक वलित पर्वत है, तो ये भी एक फोल्ड माउंटेन है। हिमालय भी एक फोल्ड माउंटेन है। आल्प्स भी एक फोल्ड माउंटेन है। ये यूरोप में स्थित है, स्विट्जरलैंड में मिलेगा मेन विस्तार, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी भी याद रखो, क्या नाम है इसका? माउंट ब्लांक। लेकिन माउंट ब्लांक की जब बात करोगे तो ये फ्रांस में लोकेटेड है। पर्वत स्विट्जरलैंड में, कुछ भाग इसका फ्रांस में भी मिलता है, जो चोटी है वो फ्रांस में स्थित है। और एंडीज पर्वत की बात करें तो इसकी चोटी सबसे ऊंची कौन सी है? एकांकागुआ मिल जाती है, और ये कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। और ये पूरा जो है पर्वत साउथ अमेरिका में स्थित है। और ये हिमालय तो हम जानते हैं एशिया में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी भारत तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट मिल जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट, मैंने अभी आपको ब्लैक फॉरेस्ट की चर्चा की थी कि ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो हमें राइन नदी में मिलता है। तो राइन नदी के दोनों तरफ आपको पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। तो राइन नदी एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, जिसके दोनों तरफ जो पर्वत श्रेणियां, इस साइड आपको मिलता है ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। अब काला वन मत बोल देना इसको, ब्लैक फॉरेस्ट इसका नाम है। और इस साइड जो पर्वत मिलता है उसका नाम हमने बेटा क्या पढ़ा था? इसका नाम हमने पढ़ा था वॉसजेस माउंटेन। ये फ्रांस में लोकेटेड है, और ये आपका जर्मनी में लोकेटेड है। अब ये दोनों ही क्या है? ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में ब्लॉक पर्वत कौन सा मिलता है हमें? तो नॉर्थ अमेरिका में जो ब्लॉक पर्वत मिलता है वो आपका कौन सा? सेरा नेवादा। और यूरोप के अंदर दो ब्लॉक पर्वत मिलेंगे, वॉसजेस और ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लॉक पर्वत को बहुत अच्छे से याद कर लो, आधे क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। यूराल पर्वत किस श्रेणी के पर्वत है? नवीन, जटिल, सरल, प्राचीन। तो यूराल पर्वत आपका प्राचीन वलय पर्वत श्रेणियों का पार्ट होगा, जो यूरोप और एशिया। तो यूराल पर्वत यहां पर स्थित है। इस साइड आपका यूरोप का पार्ट है और इस साइड आपका एशिया का पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों देशों के बीच में स्थित है। संसार के सबसे युवा पर्वत कौन से हैं? तो हिमालय विश्व के सबसे युवा पर्वतों में शामिल है। तो इसका आंसर लगा सकते हैं सी। सतपुड़ा भारत में स्थित है, जो एक ब्लॉक पर्वत का, तो सतपुड़ा भी क्या है? एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। तो ये कुछ भ्रंशोद पर्वत आपको फिक्स कर लेने हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर की गांठ से नहीं निकलती? विच ऑफ फ्लोइंग द माउंटेन रेंज डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द पामीर नोट? हिंदू कुश, हिमालय, कुनलुंग और डिंगन। तो पामीर नोट की अगर हम बात करेंगे तो भारत के ऊपर यहाँ पर हिमालय का स्ट्रक्चर आपको मिलता है। और इस साइड जाएंगे तो आपको एशिया में एक देश मिलेगा पामीर, जहां पर एक पर्वत मिलेगा माउंट अरारत। माउंट अरारत जो पर्वत यहां पर आपको मिलेगा, तो इस अरारत जो पर्वत है ये अर्मेनिया में स्थित है। कौन से देश में स्थित है? तो ये अर्मेनिया में ही स्थित है। इसलिए इस क्षेत्र को अर्मेनिया की गांठ बोला जाता है। अर्मेनिया की गांठ या अर्मेनिया की नोट बोला जाता है। अर्मेनिया की गांठ, गांठ को बोलते हैं नोट, KNOT। अर्मेनियन नोट के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर क्या है? तो इस साइड से आपको एक हिंदू कुश पर्वत मिल जाता है, ठीक है। इस साइड से टिगरी आपका पॉन्टिंग वगैरह की श्रेणियां मिल जाती, इधर से भी एक पर्वत श्रेणी मिल जाएगी। तो ये कहलाती है पामीर की नोट। तो हिमालय अगर आप देखेंगे तो कुल्लू वगैरह ये जुड़े हुए हैं, लेकिन हिंदू कुश भी जुड़ा हुआ है, हिमालय इससे नहीं जुड़ा हुआ है। हिमालय आपका इस साइड से इस साइड विस्तार होगा, तो ये आपका पामीर की नोट से नहीं जुड़ा होगा। एक मिनट, ये अच्छा पामीर है, मैं अर्मेनियन नोट दे रहा हूं, गलत कर दिया मैंने।
ये पामीर नोट से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। मैं अर्मेनिया नोट में चला गया तो यहां पर मिलेगा आपको पामीर, तो यहां पर पामीर का पठार मिलेगा, यहीं पर क्या है, पामीर का पठार है। पामीर के पठार से ही आपका क्वेश्चन का पूरा सीक्वेंस गलत हो गया। तो वो अर्मेनिया नोट है, ये पामीर नोट पर क्वेश्चन है। तो यहां से हिमालय निकलेगा, यहीं से आपको चाइना के अंदर एक श्रेणी निकलेगी जिसको कुनलुन के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पर कुनलुन, अल्तुन, तियनसान वगैरह पर्वत मिल जाते हैं। और इसी से इस साइड से, इसी के इस साइड से आपको हिंदू कुश पर्वत भी देखने को मिल जाता है। तो यहीं पर आपको हिंदू कुश पर्वत भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है पामीर नोट। तो हिंदू कुश, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डिंगन माउंटेन होगा। तो हिंदू कुश, हिमालय, कुनलुन तो सब पामीर की नोट से जुड़े हुए हैं, लेकिन डिंगन माउंटेन इससे नहीं जुड़ा हुआ। ढूंढना कि ये डिंगन कहां पर है। तो समझ में आ गया। अभी जो मैं बता रहा था वो इस साइड अर्मेनिया की नोट मिलती है, वो अर्मेनिया में मिलती है, माउंट अरारत जिसकी सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड, मतलब कौन सा युग्म सम्मिलित है, सही वाला ढूंढना है। पहला दिया ब्लैक फॉरेस्ट, तो हम पढ़ चुके हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है, सही है, जो एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। अब देखो सही आ रहा है क्वेश्चन, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद सेरा निवेदा हम पढ़ चुके हैं कि सेरा निवेदा कनाडा में दे रहा है और वॉस्जेस पर्वत को इटली में दे रहा है। तो वॉस्जेस पर्वत भी हम पढ़ चुके थे कि ये वॉस्जेस पर्वत फ्रांस में स्थित है। वॉस्जेस पर्वत फ्रांस में स्थित है, जो एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। तो ये भी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। राइन रिफ्ट वैली में अभी हमने देखा। हर क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन रिपीट जरूर हो रहा है, लेकिन पूछने का ट्रेंड नया है। ट्रेंड नया जब आता है पूछने का, तो आपके उतने तरीके से दिमाग के चक्षु आपके क्या है, खुलते हुए चले जाएंगे। सेरा निवेदा हम पढ़ चुके थे कि ये भी एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। देखो सारे के सारे ब्लॉक माउंटेन आ गए, सारे के सारे ब्लॉक माउंटेन आ गए। तो ये एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है जो यूएसए के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वैसे सही वाला तो हम ढूंढ ही चुके हैं। जो पेनाइन्स पर्वत है, ये आपका पेनाइन पर्वत आपको जो मिलेगा ये एपेनाइन्स करके है, यू पेनाइन्स करके पता नहीं क्या दिया हुआ, लेकिन फ्रांस में नहीं है ये। एपेनाइन्स पर्वत आएगा तो ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ब्लैक फॉरेस्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ब्लैक फॉरेस्ट। बाकी की स्टेटमेंट गलत है। नवीन वलित पर्वतों को टर्शरी पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट किनारों पर हुआ है। तो जब भी हम जानते हैं कि जब भी फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुए हैं तो वोल्ड माउंटेन के निर्माण दो प्लेटों के टकराने से हुए हैं, और दो प्लेटों के टकराने की प्रक्रिया को अभिसारी कहा जाता है, कन्वर्जेंट कहा जाता है। तो जब भी दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, इस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? कन्वर्जेंट के नाम से जाना जाता है। और इसमें जब दोनों प्लेटें आपकी टकराती हैं तो यहां पर प्लेटों का विनाश होता है। तो यहां पर विनाशात्मक, तो यहां पर क्या होता है? विनाशात्मक प्लेट किनारे बनते हैं। तो इसका मतलब यहां पर जब फोल्ड बनेगा तो वो विनाशात्मक प्लेट किनारों पर बनेगा। तो इसका निर्माण रचनात्मक प्लेट किनारे नहीं होंगे। रचनात्मक प्लेट किनारा जो बनता है ये अपसारी संचलन में बनता है, जब प्लेटें दूर जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो ए सही है, परंतु आर गलत है। तो सी आंसर हम यहां पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही गलत है। तो यूपीपीएससी 2008 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर्वत निर्माण चक्रों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से निकालिए। अल्पाइन, टार्डिनियन, कैलोडोनियन और हर्सेनियन। तो सबसे जो नवीन मिलते हैं वो हर्सिनियन से पहले अल्पाइन सबसे बाद में मिलेगा, अल्पाइन, कैलाडोनियन, हर्सिनियन। तो यहां पर सही आंसर हम क्या लगा सकते हैं? इसका कूट 2214, ठीक है। तो यहां पर 2 के बाद क्या आना चाहिए? तो सबसे पहले 221, 22 मतलब कैलोडोनियन सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद हर्सेनी, कैलोडोनियन 2341, 2341 बी आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर लगा लेना बी, और इसको एक बार आप लोग देख जरूर लेना,
शायद कोई गड़बड़ मुझे लग रही इसमें है ऑप्शंस में, तो बी आंसर अभी आप इसका लगा लेंगे। इसके बाद कुछ पर्वत दिए हुए हैं, जैसे आल्प्स पर्वत दिया हुआ है, तो आल्प्स पर्वत कहां पर स्थित है? तो अच्छा प्रकार पूछा गया, तो आल्प्स पर्वत आपका एक वलित पर्वत का उदाहरण है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है, फ्रांस का बॉर्डर टच करता है। वॉस्जेस पर्वत आपका एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, ये भी फ्रांस में स्थित है। विंध्य पर्वत आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो इंडिया में स्थित है। और फ्यूजियामा जापान का एक ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इसका जो सही कूट आ रहा है वो आएगा आपका 3142। तो 3142, तो ए ही आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर इसका सही आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो आल्प्स पर्वत एक वलित पर्वत है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। वॉस्जेस एक ब्रंसोत पर्वत है। विंध्य अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा जापान का एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। और फिर वही उसी प्रकार से पर्वत दिए हुए, जैसे यहाँ पर एक सूची दी हुई है ब्लॉक माउंटेन, तो इनमें से पहचानना है हमें कि ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, वलित कौन सा, अवशिष्ट कौन सा, और ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ कौन सा है। तो अवशिष्ट पर्वत की बात कर लेंगे, तो यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट दे दिया है यहाँ पर। तो हिमालय आपका वलित पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शन भी ऊपर नीचे से हो गए हैं, तो हिमालय को आप वलित पर्वत में लगा सकते हैं। पहला आंसर तो बी का 1 हो जाएगा। तो बी के 1 में जाएंगे, तो बी का 1 आपका यहाँ पर भी नहीं दिया, यहाँ पर भी नहीं दिया, यहाँ पर भी नहीं दिया, यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हम ए का 2 लगा सकते हैं। जो पश्चिमी घाट है वो एक ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है, तो यहाँ पर 2 लगा सकते हैं। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4। तो नीलगिरी को एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। और जो राजमहल है ये ज्वालामुखी में दिया, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट से आपके सारे आंसर निकल आते हैं, तो एक ही स्टेटमेंट से आपके सारे आंसर बन जाएंगे। अगला दिया है एंडीज पर्वत उदाहरण है, तो ये हम जानते हैं कि वलित पर्वत का उदाहरण है जो साउथ अमेरिका में स्थित है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कांकागुआ अर्जेंटीना में स्थित है। तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द न्यूएस्ट माउंटेन रेंज? देखो एंडीज में एक दो चीजें आप चाहो तो यहाँ पर समझ सकते हो। एंडीज पर्वत सबसे लंबी पर्वत श्रेणियों में स्थित है जो 6 से 7 देशों में ये फैला हुआ है। ये पूरे का पूरा साउथ अमेरिका में इस तरीके से उसी के नक्शे के अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है एंडीज माउंटेन। इस एंडीज माउंटेन पर कुछ बहुत सारे पर्वत चोटियां महत्वपूर्ण हैं। जैसे अर्जेंटीना के अंदर इस पर 2 पर्वत मिलते हैं, और यहाँ पर इक्वाडोर जो देश है यहाँ पर भी आपको 2 पर्वत देखने को मिलते हैं या पर्वत चोटियां देखने को मिलती हैं। इसी में यहाँ पर आपको कोटोपैक्सी देखने को मिल जाएगा, कोटोपैक्सी, और यहीं पर आपको चिम्बाराजो देखने को मिल जाएगा, चिम्बाराजो। तो कोटोपैक्सी, चिम्बाराजो, और दोनों ही इक्वाडोर देश में स्थित है। यहाँ पर कौन सा देश है? इक्वाडोर। इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो है, और ये आपका एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है, या सुसुप्त भी कई लोगों बोल देते हैं, तो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऐसे यहां पर जाएंगे, अर्जेंटीना में जाएंगे, तो अर्जेंटीना में भी आपको ये 2 ज्वालामुखी जो मिलेंगे, इसमें एक मिलेगा एकांकागुआ, एकांकागुआ, और दूसरी जो पीक मिलेगी उसको कहते हैं सेरा ओजोस डल सलाडो, नहीं तो कम से कम डल सलाडो के नाम से याद रख सकते हो। तो इसमें अगर हम देखें कि कौन सा एक्टिव है, तो डल सलाडो की अगर हम बात करेंगे तो डल सलाडो एक एक्टिव वोल्केनो है, और एकांकागुआ एक शांत ज्वालामुखी है, और ये एकांकागुआ सबसे हाईएस्ट पीक भी है एंडीज माउंटेन की। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द न्यूएस्ट फोल्डिंग माउंटेन? यूपीपीएससी 2019-94 में पूछा गया क्वेश्चन है। अन्नामलाई, अरावली, शिवालिक और विंध्य। तो यहां पर हम जानते हैं कि विंध्य पर्वत भी ओल्ड है, अरावली पर्वत भी ओल्ड है, तो अन्नामलाई भी ओल्ड ही है। ये अन्नामलाई हम जानते हैं कि ये अन्नामलाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिण भारत में स्थित है, दक्षिण भारत में स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी। ये केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है, और इसी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी मिलती है अन्नाई मुदी।
और अन्नाईमुदी की अगर हम बात करेंगे तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी मिलती है। और शिवालिक की अगर हम बात करेंगे तो ये हिमालय का पार्ट है, तो इसका मतलब ये एक न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। तो सबसे नई श्रृंखला जो मिलेगी वो हमें शिवालिक देखने को मिल जाएगी। किलिमंजारो पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अभी हम पढ़ चुके थे कि किलिमंजारो जो माउंटेन है, तो किलिमंजारो किस महाद्वीप में, पहले तो देश देख लें, ये तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है किलिमंजारो। और माउंट केन्या, ये दो ज्वालामुखी आपको अफ्रीका महाद्वीप में याद रखने हैं। कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो अब तो आप निकाल सकते हैं, तो वॉस्जेस पर्वत जो फ्रांस में स्थित है, ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अभी सेम हम क्वेश्चन देख चुके हैं। हिमालय एशिया में, फ्यूजियामा जापान में है, आल्प्स पर्वत यूरोप में है। तो अब तो इतना रिपीट कर लिया कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉन्टेटेड अमॉन्ग द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया? तो भारत में ओल्डेस्ट माउंटेन जो मिलेगा वो आपको सबसे प्राचीन जो पर्वत है, तो सबसे पहले अरावली पर्वत के निर्माण क्रिया मिलती है, फिर विंध्यन वगैरह की मिलती है, फिर सतपुड़ा, और सबसे नवीन जो मिलता है वो हिमालय पर्वत मिल जाता। तो सबसे इंडिया में ओल्डेस्ट है वो अरावली, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण मिलता। लंबे सकरे उतरे तथा अवसादों के जमाम से निरंतर धंसते हुए सागर को क्या कहा जाता? तो ये हम कोबर के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। जब किसी सागर के अंदर लगातार अवसाद भरते चले जाते हैं, तो अवसाद भरने के कारण इसकी जो तली है वो तली भी नीचे की ओर धंसती हुई चली जाती है। तो इसकी तली एक तरीके से जो ऊपर होती है वो नीचे की ओर धंसती हुई चली जाती है। ऐसी ही जगह को हम भूसंनति के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार की एक भूसंनति थी जिसका नाम था टैथिस, और इसी टैथिस भूसंनति के अंदर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। जियो सेंक्लाइन थ्योरी गिवन बाय कोबर, ये हम पढ़ चुके हैं। गुंबदाकार डोम पर्वत उदाहरण है? तो डोम पर्वत जो बनते हैं इस तरीके का, जब स्ट्रक्चर बनता है गुंबदाकार टाइप का, तो इसमें ज्वालामुखी का जमाव होने के कारण इसका निर्माण होता है। ये एक प्रकार के ज्वालामुखी से संबंधित हैं, यानी कि मैग्मा से संबंधित पर्वत है। तो जब मैग्मा प्रवेश करता है इन क्षेत्रों में तो ये आपका डोम टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही क्रम है? तो देखो यहां पर देखेंगे कैलिडोनियन, उसके बाद हर्सियन, और उसके बाद सबसे नया कौन सा था? अल्पेनियन। तो ये डी आंसर आ जाएगा। ये चेरनोनियम करके मिल जाता है, या इसको प्री कैम्ब्रियन कह सकते हैं। तो पहले की कैम्ब्रियन, फिर कैलोडोनियन, फिर हर्सियन, और सबसे नवीन जो मिलते हैं वो अल्पाइन मिलते हैं। माउंट ब्लांक स्थित है? तो अभी मैं आपको बता चुका था कि जो माउंट ब्लांक, देखो एक चीज समझना यहाँ पर, अब जो मुझे कंफ्यूजन अभी हाल क्रिएट हुई, तो इसमें तो पहली चीज है, तो ये अंग्रेजी ट्रांसलेशन गलत हुआ है, तो इसका नाम है ब्लांका। देखो एक यहाँ पर मुझे भी जो लगा था वो आपको भी लगा होगा, अगर आपको याद होगा। तो आपको तो याद नहीं होगा, इसलिए शायद आपके ऊपर कोई असर ना हुआ हो। तो एक माउंट ब्लांक है और एक है माउंट ब्लांका। तो एक सिंपल सा अंतर है माउंट ब्लांका में, और ये ब्लांका दिया हुआ है और ये आपका ब्लांक दिया हुआ है। तो ब्लांका और ब्लांक में एक माइनर सा डिफरेंस है, एक डंडे का डिफरेंस है, लेकिन वो डंडा अगर आपके एग्जाम से बाहर हो गया तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए दोनों चीजों को एक याद रखना। तो माउंट ब्लांक जो है ये आल्प्स पर्वत से संबंधित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो फ्रांस में लोकेटेड है। आल्प्स पर्वत की जो सीमा है वो फ्रांस को टच करती है। अगर माउंट ब्लांका की बात करें तो माउंट ब्लांका आपका देखो अलास्का रेंज पर है नहीं, तटीय श्रेणी का पार्ट होगा नहीं, तो ये एंडीज का पार्ट होगा नहीं, तो बचा कौन सा? रॉकी पर्वत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रॉकी माउंटेन। तो रॉकी माउंटेन पर दो पीक्स मिलती हैं। तो रॉकी माउंटेन कहाँ मिलेगा? तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में जब आप जाएंगे तो इसी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, तो इसी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है रॉकी माउंटेन। और इसी रॉकी माउंटेन की दो चोटी हैं, एक चोटी का नाम है माउंट एल्बर्ट जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और एक चोटी का नाम है जिसका नाम है माउंट ब्लांका। तो माउंट ब्लांका जो है ये कनाडा की साइड में स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है, और जो एल्बर्ट है ये यूएसए में स्थित है। तो ये ब्लांका में और ब्लैंक में नाम याद रखना। तो ब्लैंक जो है या ब्लांक है ये फ्रांस में, और ब्लांका आपका नॉर्थ अमेरिका के यूएसए या कनाडा में है। कनेडियन रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है?
माउंट एल्बर्ट, माउंट रॉबसन या माउंट ब्लांका। माउंट लोगन तो आएगा नहीं, माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्बर्ट क्या इसकी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट रॉबसन, तो कनेडियन रॉकी में एक और चोटी मिलती है जिसको क्या नाम दिया जाता है, माउंट रॉबसन दिया जाता है। तो माउंट एल्बर्ट, माउंट ब्लांका और माउंट रॉबसन, तो रॉबसन इसमें क्या सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक बार माउंट ब्लांका को देखना, माउंट ब्लांका, ये माउंट ब्लांका कहां पर आ रहा है, यूएसए में है या कहां पर है। ठीक है, तो एक बार इसको माउंट ब्लांका को जरूर चेक कर लेना कि ये यूएसए में है या कनाडा में है। इसको एक बार थोड़ा सा मैं हटा दे रहा हूं यहां से, इसको ब्लांका को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है क्योंकि रॉबसन तो है इसमें। अभी देख लेते हैं इसको जब तक आंसर करते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले स्थित है। तो नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहां पर स्थित है, अमेरिका में ही बता रहे हैं, ये माउंट ब्लांक अमेरिका में ही स्थित है। ठीक है, माउंट ब्लांक को अमेरिका कर लेना और रॉबसन कनाडा में है। ठीक है, तो एल्बर्ट और ब्लांक कनाडा में है। अब देखें यहां पर उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो इसको यूएस में ही कर लेना और ये रॉबसन आपका कनाडा में है। अब उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले कहां पर है, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, कोस्ट रेंज एंड मैकेंजी रेंज। तो ये रेंज क्या है पहले इनको समझ लेते हैं। तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में जाएंगे, अगर आप नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ रेंज आपको मिल जाती हैं जिसमें ब्रुक्स और अलास्का। ठीक है, यहीं पर आपको रॉकी मिलेगा। ठीक है, और कौन सा दिया, ब्रुक्स, अलास्का, कोस्ट, यहां पर आपको तटीय श्रेणी मिल जाती है। ठीक है, और यहीं पर आपका सेरा नेवेदा भी दिया हुआ। तो ये कुछ श्रेणियां आपको मिलती हैं नॉर्थ अमेरिका में। जैसे यहां पर आपको सेरा नेवेदा भी मिल जाएगा जो एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, सेरा नवेदा। और यहीं पर आपको तटीय श्रेणी कोस्ट रेंज भी मिल जाती है। यहां पर आपको अलास्का श्रेणी मिलती है, यहां पर आपको मैकेंजी श्रेणी मिलेगी और यहां पर आपको रॉकी माउंटेन मिल जाएगा। तो रॉकी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एल्बर्ट है जो यूएसए में स्थित है। और माउंट जो रॉबसन है, जो माउंट रॉबसन है वो कनेडियन रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आल्प्स पर्वत यहां पर बात करें तो अलास्का पर एक सबसे ऊंची चोटी मिलती है जिसको कहा जाता है माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले अलास्का रेंज पर स्थित है, इसको दिनाली के नाम से भी जाना जाता है, दिनाली श्रेणी। तो इसके हिसाब से जो आंसर आ जाएगा वो मैकेंजी पर्वत, सॉरी अलास्का पर्वत आ जाएगा। तो ब्रुक्स, अलास्का, कोस्ट और मैकेंजी पर्वत। मैकेंजी भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, ये भी दूर नहीं है। तो इसी के बगल में आपको मैकेंजी पर्वत की स्थिति भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको मैकेंजी पर्वत मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्रुक्स, अलास्का, कोस्ट, मैकेंजी तटीय श्रेणी मिल जाएंगी। कौन सम्मिलित नहीं है, माउंट लोगन कनाडा, माउंट रेनियर कनाडा, माउंट विटनी यूएसए, माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये अलास्का श्रेणी पर स्थित है यूएसए में, और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी, सबसे ऊंची चोटी भी है, सबसे ऊंची चोटी। माउंट विटनी की अगर हम बात करें कि जो हमने सेरा निवेदा पढ़ा है, जो सेरा निवेदा हमने पढ़ा है ब्लॉक पर्वत, तो उसी सेरा निवेदा पर आपको मिल जाता है माउंट विटनी जो यूएसए में स्थित है। और माउंट लोगन की अगर हम बात करें तो ये आपकी कनाडा में स्थित है, जो आपकी कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट रेनियर की अगर हम बात करेंगे तो रेनियर आपका सही आंसर आएगा क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि माउंट रेनियर जो है ये यूएसए में स्थित है। माउंट रेनियर यूएसए में स्थित है। और जो कैस्केड श्रेणी है, यूएसए में एक श्रेणी मिलेगी कैस्केड श्रेणी। तो आप नॉर्थ अमेरिका का एक बार मैप देखो, उसमें सारी की सारी पर्वत श्रेणियां आपको मिलेंगी। तो ये पूरी की पूरी पर्वत श्रेणियों में आपको एक सीक्वेंस देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कास्केड श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अभी हम देख चुके हैं, तो कैस्केड श्रेणी में देखोगे तो कैस्केड श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी मिलती है, रेनियर। ठीक है, तो तीन चोटियां मिलती है कैस्केड श्रेणी में, रेनियर। ठीक है, तो रेनियर सबसे ऊंची है। तो ये तीनों ही आपकी जो श्रेणियां हैं ये कैस्केड का पार्ट है।
ये तीनों ही श्रेणियां कैस्केड श्रेणी का पार्ट है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी ये है रेनियर, और माउंट एल्बर्ट जो है ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं। यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो माउंट विटनी है। तो माउंट विटनी यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो किस पर स्थित है? सेरा नेवेदा पर्वत पर स्थित है। और माउंट एल्बर्ट रॉकी पर्वत पर स्थित है। माउंट मैकिन्ले सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्बर्ट चोटी है किसकी? रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एल्बर्ट, और जो यूएसए में स्थित है। कहां पर? यूएसए में स्थित है। और जो कनाडा में सबसे ऊंची चोटी आती है उसको माउंट रॉबसन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट में, यूएसए के पूर्वी तट में आपको मिल जाएगा अपलेशियन पर्वत, जो सबसे प्राचीन पर्वत का उदाहरण है। नॉर्थ अमेरिका में याद रखना कि ये जितने भी पर्वत आपको मिलते हैं ये पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पर पर्वतों की एक पूरी की पूरी रेंज मिलती है इस तरीके से। ठीक है, तो पर्वतों की पूरी जो ये रेंज मिलती है, तो इस पर्वतों की रेंज को पूरे का पूरा, ये पूरे का पूरा पर्वतों का एक सीक्वेंस मिलता है। ये मान लेना कि नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका के इस साइड पूरे का पूरा जो नॉर्थ अमेरिका का पश्चिम, इसको पश्चिमी कॉर्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? पश्चिमी कार्डिलेरा। और कार्डिलेरा का मतलब होता है पर्वतों का समूह। इन पर्वतों के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ब्रुक्स मिल जाएगा, ब्रुक्स श्रेणी। यहाँ पर आपको अलास्का श्रेणी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको तटीय श्रेणी मिल जाएगी, तटीय श्रेणी। यहाँ पर आपको मैकेंजी श्रेणी मिलेगी, मैकेंजी श्रेणी। यहाँ पर आपको रॉकी मिल जाएगा, यहाँ पर सेरा नवेदा मिल जाएगा, यहाँ पर कैस्केड मिल जाएगा। तो ये पूरे के पूरे पर्वत मिलते हैं। और ये सेरा माद्रे ओरिएंटल और सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ये दोनों मैक्सिको में मिलते हैं। ये मैक्सिको में मिलता है। ये मोस्टली जो पार्ट है ये कनाडा का है, और ऊपर का पार्ट आपका यूएसए का है। ये अलास्का में स्थित है। यूएसए के किस पार्ट में स्थित है? अलास्का में स्थित है। इसके बाद एंडीज पर्वत पर सबसे, अच्छा इसका आंसर लगा लिया था हमने, ठीक है, अपरेशन आ गया। एंडीज पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ, जो अर्जेंटीना में स्थित है। ये भी हम पढ़ चुके थे, ये अर्जेंटीना में स्थित है, जो एक आपका शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, ये एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। उसी प्रकार से डल स्लाडो जो है ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये एक्टिव वॉल्केनो का उदाहरण है, जो आपका अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पर स्थित है। और चिम्बाराजो कोटोपैक्सी, ये दोनों ही पहले देख लें तो चिम्बाराजो आपका शांत है और कोटोपैक्सी आपका एक्टिव है, और दोनों ही इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर में स्थित है, तो एकांकागुआ इसका सही आंसर आएगा। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी? तो कोटोपैक्सी, चिम्बाराजो। सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, जो एक एक्टिव वॉल्केनो है और जो इक्वाडोर में स्थित है। तो किस देश में स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है, तो ये हटा देना, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, तो डल स्लाडो भी ऊंचा है, कोटोपैक्सी भी ऊंचा, लेकिन ऊंचाई पर स्थित जो है वो कोटोपैक्सी है। यूरोप में कौन एशिया के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्धारण करता है? तो ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पर इस साइड आपको यूरोप मिलता है, इस साइड आपको एशिया मिलता है, और दोनों के बीच में जो राजनीतिक सीमा का निर्धारण करता है वो आपका यूराल पर्वत है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? यूराल पर्वत। तो दोनों के बीच में जो राजनीतिक सीमा का निर्धारण कर रहा है वो कौन करेगा? यहाँ पर यूराल पर्वत करेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हिंदू कुश एवं एल्बुर्ज रेंज का विस्तार है एशिया के दक्षिण में, एशिया के पूरब में, एशिया के दक्षिण में। तो अगर आप देखेंगे हिंदू कुश ये कहां पर है? तो हिमालय पर्वत से अगर आप देखें तो हिमालय पर्वत ये लगभग पश्चिमी भाग में स्थित है, सॉरी पूर्वी भाग में स्थित है एशिया के। तो एशिया के लगभग ये पूरब में स्थित, तो यहीं से आपकी हिंदू कुश वगैरह की श्रेणियां निकल कर जाती हैं, तो जो भारत के, सॉरी एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित हो जाएंगे। ये कहां पर स्थित है? एशिया के पश्चिम में हिंदू कुश, यहां से हिंदू कुश जाती है, यहां से एल्ब्रुज जाती है, जो एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है।
माउंट ट्यूबकल सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट ट्यूबकल की अगर हम बात करें तो जो एटलस पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो सब पर्वत है जिसको कहते हैं एटलस पर्वत, जो एक ब्लॉक माउंटेन का पर्वत है, और इसी की सबसे ऊंची चोटी माउंट ट्यूबकल है। और ये जो माउंट ट्यूबकल है ये मोरक्को देश में स्थित है। तो कहां पर स्थित है? मोरक्को, जिसका एक फेमस यात्री इब्न बतूता भारत की यात्रा पर आया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज के आपके क्वेश्चंस थे। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए ये लगभग क्वेश्चन सारे मैपिंग के बेस पर थे। अगर हम मैपिंग के साथ, केवल अगर हम मैपिंग पढ़ें और उसके साथ पर्वतों को करें, उसके बाद अगर ये सारे आप एमसीक्यू लगाते हैं तो कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो हमें पहले मैपिंग कवर करना चाहिए, उसके बाद हम माउंटेन्स को, मतलब जो फैक्चुअल सेक्शन होता है, एक एक दो दो क्वेश्चन इनसे कई बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को हम उसी कारण उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जब आप मैपिंग बहुत अच्छे से, कमांड आपकी मैपिंग पर बहुत अच्छी से होती है। तो आज की क्लास में हमने माउंटेन्स कंप्लीट कर लिए। कल की क्लास में हम पठार और मैदान दोनों टॉपिक्स को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।